सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू द लेक्चर 7। और आज हम समझेंगे कि फॉरेक्स और क्रिप्टो में पिप्स, लॉट्स और लेवरेज क्या होता है और उन सबको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो अभी तक जो फर्स्ट 6 लेक्चर थे उनमें हमने सीखा है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो फॉरेक्स में ही चलेगी या फिर क्रिप्टो मार्केट में ही चलेगी या फिर इंडियन मार्केट में ही चलेगी। वो सब जगह चल सकती है। वो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। वो ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है या क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। वो जहाँ मतलब आपको जहाँ यूज़ करनी हो, आप कोई भी जगह पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आज जो ये लेक्चर है वो कंप्लीटली अबाउट फॉरेक्स एंड क्रिप्टो है कि हम फॉरेक्स और क्रिप्टो में पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉट साइज़ क्या होता है, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेवरेज क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है? तो लेवरेज क्या होता है? लेवरेज मतलब टू रिड्यूस द प्राइस, टू रिड्यूस प्राइस मतलब अभी समझो अभी समझो कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है? और जो एक शेयर है या फिर एक लॉट बोल लो या एक शेयर बोल लो, एक शेयर का प्राइस है 1000 रुपए। तो आप तो खरीद ही नहीं पाओगे ना वो शेयर को, क्योंकि वो 1000 रुपए का और आपके पास 100 रुपए है। तो वहां पे लेवरेज यूज होता है। मतलब क्या होता है लेवरेज का, कि वो आपके पैसों को मल्टीप्लाई करता है। जैसे आपने अगर 1:10 का लेवरेज लिया, तो आपका जो 100 रुपीज थे ना, वो एक्ट करेंगे एज अ 1000 रुपीज। मतलब होंगे तो वो 100 ही, लेकिन एक्ट करेंगे 1000 रुपीज जैसे। तो आप वो एक शेयर ले सकते हो। तो अभी आपने जैसे ये शेयर खरीद लिया 1000 रुपए का, पर आपके पास 100 रुपए थे। आपने 1:10 का करके आपने ये एक शेयर खरीद लिया, ठीक है? अभी अगर ये शेयर की वैल्यू 10 रुपए कम हुई ना, तो आपके 100 रुपए बन जाएंगे 90 रुपए। जैसे ये 20 रुपए कम हुई, तो आपके 90 हो जाएंगे 80 रुपए। तो अगर ये 100 रुपए कम हो गई, तो फिर आपने जो भी शेयर लिया था वो ऑटोमेटिकली मतलब एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो 100 रुपए ही थे ना। तो वो 100 रुपए ही 1000 रुपए के लिए आपको सिर्फ बाइंग में हेल्प करता है वो। पर जो रियल लॉस होता है ना, वो तो आपने जितने शेयर लिए उसके हिसाब से होगा, ठीक है? तो आई होप आप लोग समझे होंगे लेवरेज को। मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो जैसे आपके पास है 100 रुपए, ठीक है? और एक शेयर का प्राइस है 1000 रुपए, डन है। अब आपको 10 शेयर लेने हैं, ठीक है? अब 10 शेयर लोगे आप। अब 10 शेयर कब ले पाओगे? 10 शेयर की वैल्यू होगी 10,000 रुपीज। तो आपके पास तो 100 रुपए ही है ना। तो फॉरेक्स में या क्रिप्टो में आपको लेवरेज मिलता है। अभी लेवरेज का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आपका 1:10 लेवरेज लिया, तो आपके 100 रुपए बन जाएंगे 1000 रुपए। मतलब आप 1000 रुपए जितनी वर्थ की चीजें ले सकते हो। मतलब अगर आपके 1:10 लेवरेज पे आपने ये 100 रुपए पे 1:10 लेवरेज रखा, तो आप ये एक शेयर ले सकते हो। और यही 100 रुपए पे आपने अगर 1:100 का लेवरेज रखा, तो आप इससे आपके ये 100 रुपए क्या बन जाएंगे? 10,000 रुपए। और ये 10,000 रुपए से आप 10 शेयर इस कोई भी प्रोडक्ट के या कोई भी कंपनी के ले सकते हो, ठीक है? इतना समझे आप? अभी आपने जैसे कि 10 शेयर ले लिए, तो अभी एक शेयर का प्राइस घट गया। एक शेयर का जो प्राइस था वो -1 रुपीज चला गया। तो 10 शेयर के -10 हो जाएंगे। तो आपके जो 100 रुपए थे ना, वो 90 रुपए हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि 10 शेयर है ना। हाँ, फिर अगर जैसे ही अगर एक शेयर का प्राइस -2 रुपीज हुआ, तो इसके प्राइस हो जाएंगे, तो 10 शेयर के -20 हो गए। तो आपका जो ये रेट होगा ना, ये 80 रुपीज हो जाएगा। समझे आप लोग? हाँ, तो जैसे ही अगर ये 10 शेयर के एक शेयर का प्राइस 10 रुपए कम हुआ, तो आपके 10 शेयर के प्राइस कितने कम हो जाएंगे? -100। तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाओगे और आपके ये सारे शेयर्स ऑटोमेटिकली सोल्ड आउट हो जाएंगे, ऐसा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब 10,000 रुपए आपने ऐसे यूज किए तो आपको -10,000 होगा, नहीं। आपके पास जितना कैपिटल होगा ना, उतना माइनस होगा और आप लोग लिक्विडेट हो जाओगे। मतलब आप लोग ऑटोमेटिकली पोजीशन सबकी सारी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। आप लोग मतलब ऑटोमेटिकली सब आपके शेयर्स जो भी है वो सेल हो जाएंगे, ऐसा, ठीक है? आप लोग ये समझे, सबसे पहले लेवरेज का मतलब समझे। तो अभी फिर से, कि अगर 100 रुपीज है, 1:10 लेवरेज लिया, 1:10 लिया, तो 1000 रुपए बन गए। मतलब 1000 रुपए जितनी वर्थ की प्रोडक्ट ले सकते हो। लेकिन अगर -100 रुपए हुए, तो आप लोग स्क्वायर ऑफ हो जाओगे। पर अगर 100 रुपए प्लस हुए पर अगर 100 रुपए प्लस हुए, तो आपके 100 200 बन जाएंगे, समझे? मतलब अगर ये 10 शेयर है और 10 शेयर की वैल्यू, अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए ऊपर हो गई, तो 10 शेयर की कितनी होगी? 100 रुपए ऊपर हो जाएगी, है ना? तो आपके 100 के 200 रुपए बन गए, ठीक है? तो लेवरेज हमें हेल्प करता है कि हम कम क्वांटिटी से ज्यादा, मतलब कम पैसों से ज्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन कोई कोई लोग इसका गलत यूज करते हैं। वो लोग 1:1000 1:2000 का लेवरेज लेते हैं और एकदम हाई क्वांटिटी खोलते हैं। जैसे अभी मेरे पास है 100 रुपए, ठीक है? और एक एक शेयर का प्राइस 10,000 है। अभी ये अगर एक ही सेकंड में -100 चला गया, मतलब अगर ये एक ही शेयर की वैल्यू एक सेकंड में -10 चली गई, तो 10 शेयर की कितनी एक ही सेकंड में -100 चली जाएगी।
तो फिर आपका पूरा पोजीशन लिक्विडेट भी हो सकता है। आप एक ही सेकंड में गरीब हो जाओगे, मतलब आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाओगे, है ना? तो कोई-कोई लोग इसको बैड वे में यूज़ करते हैं और कोई-कोई लोग इसको गुड वे में यूज़ करते हैं। तो आप ऑलवेज़ इसे गुड वे में यूज़ करना, कभी भी आपके माइंड में ये मत लाना कि मुझे जल्दी अमीर बनना है, तो मैं ज़्यादा लेवरेज लेके ज़्यादा लॉट्स ले लेता हूँ, ज़्यादा शेयर्स ले लेता हूँ और ₹1 भी ऊपर जाएगा तो मैं अमीर बन जाऊँगा। नहीं, ऐसा मत सोचो। ऑलवेज़ ट्रेडिंग में आपको लॉस के बारे में सोचना है कि मुझे कितना लॉस होगा। कभी भी ट्रेडिंग में ऐसा मत सोचो कि मुझे तो प्रॉफ़िट ही होगा। ऑलवेज़ कोई भी ट्रेड लो ना, तो उसमें ऐसा सोचो कि मुझे लॉस ही होगा। और रेडी कर लो अपने आप को कि भाई मुझे तो लॉस हो रहा है, चलो मैंने ट्रेड ले लिया कोई नहीं, बट मुझे लॉस हो रहा है ऐसे। तो उससे क्या आपकी साइकोलॉजी अफ़ेक्ट नहीं होगी और आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, ठीक है? मतलब अगर आप ऐसा सोच के चलोगे ना, तो मतलब आपको ज़्यादा मतलब वो भी नहीं होगा, मतलब फ़ियर नहीं होगा कि भाई मेरा लॉस हो जाएगा, सबसे पहली बात वो। फिर आपको ज़्यादा ग्रीड भी नहीं होगी, अगर आपका आपने जो टारगेट रखा होगा, तो आप तो यही सोच रहे थे ना कि आपका लॉस होगा, लेकिन आपको प्रॉफ़िट हो गया, तो आप बोलोगे अच्छा है प्रॉफ़िट हो गया, चलो एग्ज़िट कर देते हैं, ऐसा। तो कभी आपको ग्रीड नहीं होगी और मतलब आप क्विक रिच बनने का सपना ही नहीं देखोगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलने का ट्राई करोगे, समझे आप लोग? हाँ, तभी मैं लेवरेज में ये बता रहा था कि सपोज़ आपके पास ₹100 है, अगर आपने 1:10 का लेवरेज लिया तो 1000 बन जाएँगे, अगर 1:100 का लिया तो 10,000 बन जाएँगे और अगर 1:1 1000 का लिया, तो वो हो जाएँगे 1,00,000, ठीक है? तो कोई-कोई मतलब प्रोफ़र्म में या कोई-कोई ब्रोकर में 1:200 भी होता है और कोई-कोई ब्रोकर में 1:2000 तक भी होता है, ठीक है? तो आप लोग लेवरेज मतलब अच्छे से यूज़ करना या तो आप लोग लेवरेज 1:2000 ही रखो, बट आप लोग क्वांटिटी अपने हिसाब से खोल सकते हो, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये, अभी हाँ, अभी बहुत लोगों के क्वेश्चन्स आते हैं कि मैं लेवरेज क्या रखूँ? परफेक्ट लेवरेज क्या होना चाहिए, है ना? आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि यार लेवरेज तो हार्मफुल भी है और अच्छा भी है। तो अच्छे लेवरेज के लिए कितना लेवरेज लेना पड़ता है, मतलब कितना लेवरेज ले सकते हैं, ऐसा आपके मन में भी डाउट आया होगा। तो मैं तो बोलता हूँ कि लेवरेज मैक्सिमम ही रखो। देखो, जैसे कि अगर मेरे पास ₹100 है, ठीक है? और मैंने 1:2000 का लेवरेज रखा है, ठीक है? तो मेरे ये ₹100 कितने में कन्वर्ट हो गए? 2 ज़ीरो आ जाएँगे तो 2 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए, ठीक है? 2 लाख रुपीज़ है अभी मेरे पास। तो और 1 शेयर का प्राइस है 1 शेयर का प्राइस है ₹1000। तो मैं इसमें कितने लॉट्स ले मतलब कितने शेयर ले सकता हूँ? आप बोलोगे 200 शेयर ले सकते हो। अभी अगर मैं 200 शेयर ले सकता हूँ, तो मैं सारे शेयर क्यों लूँगा? है ना? अभी मुझे मुझे पता है कि ये शेयर जो है, ये जो शेयर है, वो एवरेज 10 रुपए की मूवमेंट देता है। ₹10 या तो अप होता है या तो ₹10 डाउन होता है 1 दिन में। क्या मेरे पास कैपिटल तो है 200 शेयर लेने का, बट मैं लूँगा ये 200 शेयर? नहीं लूँगा ना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने 200 शेयर लिए और अगर आधा रुपए भी नीचे चला गया 200 शेयर, तो 100 के 100 रुपए गायब हो जाएँगे, है ना? तो मैं क्या सोचूँगा, अच्छा मेरे पास 200 शेयर लेने का कैपिटल है, पर मेरे पास एक्चुअल में तो ₹100 ही है ना, तो मैं उसके हिसाब से शेयर लूँगा। ऑलवेज़ लेवरेज को आप यूज़ करो चीज़ों को सस्ता करने में, कभी भी उससे ज़्यादा खरीदने में यूज़ मत करो, समझे आप लोग? अभी मेरे को ये शेयर अगर मेरे पास सिर्फ़ ₹100 होते, तो मेरे लिए ये शेयर खरीदना मुश्किल हो जाता ना, एक शेयर खरीदना भी मुश्किल हो जाता। पर ये ₹1000 का था, इसलिए मैंने लेवरेज तो मैक्स रखा, ताकि मैं बाइंग कर पाऊँ, मुझे जितनी क्वांटिटी करनी हो। पर अगर मैंने ये शेयर का देखा कि अगर ये प्लस ₹10 और माइनस ₹10, मतलब एक दिन में या तो ₹10 ऊपर जाता है या तो ₹10 नीचे। तो आप बोलो अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट मुझे कितने शेयर लेने चाहिए? अभी मैं सोचूँगा कि यार ₹10 तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, अगर लॉस हो गया तो मेरे ₹10 चले जाएँगे, अगर मैंने 1 शेयर लिया। तो अगर मेरा माइंड कहता है कि यार मेरे को ₹5 ही मतलब लूज़ करना है, इस्ट मतलब जो भी ट्रेड लूँगा उसमें मुझे ₹5 ही लूज़ करने हैं। तो मैं कितने शेयर लूँगा? आधा शेयर लूँगा, है ना? तो हम आधा शेयर लेंगे। अब लोग क्या करते हैं 1:2000 रख के 200 के 200 शेयर ले लेते हैं। क्यों लेना है भाई? आधा रुपए नीचे गया तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। अगर 1:2000 लेवरेज रखा है आपने, तो आप 0 से लेके 2000 तक कितने भी शेयर्स ले सकते हो। समझे आप लोग? आप 0.01 शेयर ले सकते हो, 0.1 शेयर ले सकते हो, 1 शेयर ले सकते हो, 1.1 शेयर ले सकते हो, 1.2 शेयर ले सकते हो। आप डेसिमल में भी शेयर ले सकते हो, ठीक है? तो अगर आपने 1:2000 लेवरेज रखा है, तो कंपल्सरी थोड़ी ना है कि ज़्यादा ही लेना है ना? आपके पास तो इतने सारे मतलब वो है, वेरिएबल्स है। समझे आप लोग? तो सेम वे में अगर 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 मैंने देखा कि एक शेयर है जो +10 से -10, या तो ₹10 ऊपर जाएगा या तो ₹10 नीचे जाएगा और मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, मैंने सोचा भाई मुझे तो ₹5 ही लूज़ करने हैं, तो मैं कितने शेयर लूँगा? हाफ शेयर लूँगा। समझे आप लोग? समझ गए आप लोग? और अगर मेरी कैपेसिटी है कि मैं ₹20 लूज़ कर सकता हूँ, तो मैं कितने शेयर लूँगा? 2 शेयर लूँगा।
तो अगर मैंने इसमें 1:2000 रखा या 1:100 भी रखा, समझो आप लोग 1:100 भी रखा, तो मैं तो ये दोनों शेयर अफोर्ड कर सकता हूँ ना, क्योंकि हाफ शेयर की वैल्यू होगी ₹500 और 2 शेयर की वैल्यू होगी ₹2000। तो मैं अफोर्ड तो कोई भी लेवरेज पे ये दोनों चीज़ें कर ही सकता हूँ ना, तो कभी भी आपके लॉट्स है ना वो लेवरेज पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है? ऑलवेज़ लेवरेज मैक्सिमम रखो, पर लॉट ऑलवेज़ आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ओपन करो, जितना आप लॉस बेयर कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि 1:2000 करके 200 शेयर ले लेता हूँ, आधा रुपए ऊपर जाएगा तो ₹100 प्रॉफिट हो जाएगा तो कैपिटल डबल। पर वो भी तो सोचो, अगर आधा रुपए नीचे चला गया गलती से, तो करियर खत्म, है ना? तो ऑलवेज़ आप लेवरेज तो मैक्सिमम ही रखो, पर आप आपकी क्वांटिटी ऑलवेज़ डिसाइड करो कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी खोलो, समझ गए? अभी अभी जैसे 1 शेयर का प्राइस है ₹1000, ठीक है? और इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बन रहा है ₹1 का, मतलब अगर मेरा लॉस होगा तो ₹1 ही होगा, मेरा स्टॉप लॉस ₹1 का बन रहा है। तो मैं 10 शेयर ले लूँगा, ताकि अगर ₹1 का स्टॉप लॉस हो तो ₹10 मेरे चले जाए, अगर मेरा ₹10 मेरा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो। अगर मेरी ₹5 ही है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, तो मैं ₹1 का अगर स्टॉप लॉस बन रहा है मेरा, तो मैं 5 शेयर ले लूँगा, ऐसे। ऑलवेज़ स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग गेम खेलो, कभी भी लेवरेज के अकॉर्डिंग गेम मत खेलो। समझ गए आप लोग? तो ये सब था लेवरेज के बारे में। तो आई होप आप लोग लेवरेज तो समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं पिप्स के बारे में। अब पिप्स क्या होती है? तो आपने इंडियन मार्केट तो फॉर श्योर ट्रेड किया ही होगा। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं, ठीक है? तो उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग बोलते हैं, भाई मैंने तो 200 पॉइंट कैप्चर कर लिए, मैंने तो 300 पॉइंट कैप्चर कर लिए। ये सब लोग बोलते रहते हैं, है ना? ये सब तो लोग बोलते रहते हैं कि मैंने 200 पॉइंट कैप्चर किया है या मैंने 300 पॉइंट कैप्चर किया है ना? तो वही सिंपल सा, मतलब जिसको इंडियन मार्केट में पॉइंट्स बोलते हैं, उसी को फॉरेक्स मार्केट में पिप्स बोलते हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में पिप्स सेम नहीं होता, मतलब अगर गोल्ड आप ट्रेड करते हो तो गोल्ड के लिए पिप्स कैलकुलेशन अलग होता है। फिर करेंसी पेयर्स होते हैं जैसे कि यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, इन सब के लिए पिप्स कैलकुलेशन अलग होता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? उसके और सबसे फिर हाँ, पहले हम फॉरेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, ठीक है? हाँ, तो अभी ये 3 के बारे में मैं आपको और एक और ले लेते हैं, यूएसडी, जेपीवाई। तो ये सब में पिप्स कैलकुलेशन कैसे होता है देख लेते हैं, ठीक है? ओके। तो पिप्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, ये जो मेजर टूल होता है ना, इसको इसको सिलेक्ट करो और आप लोग सिलेक्ट करो आपको कहाँ से कहाँ तक पिप्स कैलकुलेट करने हैं। पिप्स मतलब क्या होता है? पॉइंट्स, है ना? तो अभी सपोज़ करो कि मुझे इधर से इधर पिप्स कैलकुलेट करने हैं, ये वाले रीजन में। तो मैं इधर से ये स्केल सिलेक्ट करूँगा, या तो ये लो से ये हाई तक ऐसे मैं मार्क करूँगा ऐसे। तो इधर जो ये पॉइंट आया है ना, ये जो पॉइंट है ना, 1 मिनट में बताता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला 144, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 11440। तो इतने पिप्स हो गए गोल्ड में, समझे? मतलब गोल्ड में जितना भी पॉइंट्स होता है ना, ये इतना मतलब क्या है, 3885 से लेके 4029। अगर आप इसके बीच में कितना पॉइंट है, 144 पॉइंट है, 144 पॉइंट है, ठीक है? तो अगर मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1440, मतलब इतने पिप्स हो गए। मतलब जितने पॉइंट होते हैं इंटू 10 कर दो, उतने पिप्स हो गए, समझ गए? गोल्ड में ऐसा वर्क करता है ये स्केल, समझ गए आप? आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना? अभी गोल्ड में मुझे सपोज़ करो कि ये एक कैंडल का पिप्स मेज़र करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, ये कैंडल के टॉप से बॉटम करूँगा। आप कुछ भी कर सकते हो, बॉटम से टॉप भी कर सकते हो और टॉप से बॉटम भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने देखा ये 71 है, तो मैं क्या सोचूँगा कि अच्छा 71 है, मतलब 71 इंटू 10 मतलब 710, मतलब 710 पिप्स हो गए ये। समझ गए आप? आई होप आप लोग समझे होंगे। अभी हम चलते हैं यूएसडी पेयर्स के बारे में। देखो, पिप्स कैलकुलेशन है ना, सबके लिए अलग-अलग होती है। मतलब पिप्स जो होती है, वो गोल्ड के लिए अलग होती है, और जो भी यूएसडी पेयर्स होते हैं ना, जैसे कि यूरो यूएसडी हो गया, फिर जीबीपी यूएसडी हो गया, फिर कैड यूएसडी हो गया, मतलब जिसमें भी यूएसडी आता हो ना, मतलब जेपीवाई नहीं आना चाहिए, जेपीवाई नहीं आना चाहिए। यूएसडी जिसमें भी आ गया ना, देखो गोल्ड में भी यूएसडी आता है, ये देखो ये गोल्ड का चार्ट है, इसमें भी, पर गोल्ड अलग है। बाकी कोई भी करेंसी पेयर्स में अगर यूएसडी आए ना, तो उसके लिए अलग होती है, और कोई भी करेंसी पेयर में अगर जेपीवाई आए ना, तो उसके लिए अलग होती है। तो पिप्स कैलकुलेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से? गोल्ड में, और यूएसडी पेयर्स में, और जेपीवाई पेयर में। तो आप बोलोगे फिर यूएसडी जेपीवाई में कैसे होगा? तो मैं बोलूँगा यूएसडी जेपीवाई जो होगा ना, उसमें जेपीवाई के वे से होगा, ठीक है? तो आप लोग गोल्ड का तो समझ गए।
कि जो भी ये जो स्केल है, ये स्केल से अगर हम मेज़र करें, तो जो भी नंबर आए, उसको इंटू 10 कर दो, तो आपको अच्छे से 34 इंटू 10 मतलब क्या हो गया? 340 पिप्स हो गए। समझ गए आप? आई होप आप लोग गोल्ड में पिप्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं यूएसडी पेयर्स में। तो सब यूएसडी तो एक काम करते हैं यूरो यूएसडी ले लेते हैं, ठीक है? तो अभी यूरो यूएसडी में देखा हमने, तो यूरो यूएसडी में हमने क्या देखा? हाँ, तो यूरो यूएसडी में स्केल यूज़ करेंगे। तो स्केल कौन सा? अभी आप बोलोगे मुझे तो ये कैंडल जो अभी कैंडल बनी है ना, इधर से इधर तक का देखना है। तो मैं बोलूँगा इसमें ये जो नंबर होता है ना राइट वाला नंबर, वो जितना नंबर होता है वही पिप्स हो जाते हैं। मतलब ये 34 पिप्स हो गए ऐसा। समझे आप लोग? 34.3 मतलब ये 34.3 पिप्स है। इसमें सिंपल है कैलकुलेट करना कि ये जो भी नंबर होता है ना वो पिप्स हो जाता है डायरेक्टली। तो आप लोग समझ गए? सिंपल है, आप लोग क्या करो, स्केल लो, स्केल स्केल ली, इधर से टॉप से इधर बॉटम कैलकुलेट किया, 144 पिप्स मतलब ये हो गए 144 पिप्स। अब आप बोलोगे कि गोल्ड का पिप्स, गोल्ड में तो इसमें इतना बड़ा मूवमेंट आया और 144 पिप्स बन रहे हैं, और गोल्ड में अगर इतना बड़ा मूवमेंट आता है, गोल्ड में अगर इतना छोटा मूवमेंट भी आता है, जैसे गोल्ड में इतना मूवमेंट आया, तो ये क्या हो गया 610 पिप्स। तो ये जो हो गया ना, ये 610 पिप हो गया इधर से इतना। तो आप बोलोगे गोल्ड में इतना सा मूवमेंट 610 पिप का और पेयर्स में 144 का इतना बड़ा मूवमेंट, तो मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि जो गोल्ड होता है ना वो बहुत वॉलेटाइल पेयर है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल पेयर है। आप उसमें इजीली मतलब कर सकते हो, समझे? बट जो पेयर्स होते हैं ना वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं और बहुत स्लो रेट पे चलते हैं। कभी आपने देखा है कि एक दिन यूएसडी आईएनआर का रेट होता है 70 रुपीज और एक दिन में पहुंच जाता है 85? ऐसा तो नहीं दिखा होगा ना। ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है 81 80 81.1 81.2 ऐसे। इसीलिए जो करेंसी पेयर्स होते हैं ना वो बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, सडनली कभी मूव नहीं करते पेयर्स। ठीक है, डन है इतना। और हम देखते हैं अभी, हाँ, तो अभी सारे यूएसडी मतलब यूएसडी पेयर्स जो भी है ना उनका सिंपल ही है कि ऐसे स्केल लो, ऐसे मार्क करो, ये जो नंबर आए वो हो गया आपका पिप्स। अब देखते हैं जेपीवाई पेयर्स में, देखो ये यूएसडी जेपीवाई है, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो पेयर्स होंगे उसमें जेपीवाई वाले अलग होते हैं। तो ये जो ये होगा वो जेपीवाई के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ये जेपीवाई पेयर्स हो गए सारे। तो अभी जेपीवाई पेयर्स में कैसे होगा? तो जेपीवाई जो पेयर्स होते हैं, तो उसमें कैसे होगा कि हम स्केल लेंगे, जैसे हमें ये कैंडल लगाना है, तो स्केल रखो बॉटम से इधर तक, ठीक है? हाँ, तो इसमें भी सेम है कि ये जो होगा ना, ये इसको बोलेंगे पिप्स। समझ गए? तो इसमें कितना है 167 पिप्स, तो ये हो गया 167 पिप्स। गॉट इट? अब आप बोलोगे तो ये भी तो पैर है, तो इसमें इतना ज्यादा मोमेंटम कैसे आ गया इतने से टाइम में? तो मैं बोलूंगा कि जेपीवाई जो होता है ना वो थोड़ा वॉलेटाइल होता है, मतलब क्योंकि जेपीवाई की करेंसी थोड़ी वीक है ना, इसीलिए इसमें ज्यादा मोमेंटम होता है। ठीक है, तो आप लोग पिप्स कैलकुलेट करना तो सीख गए हो आई गेस, ठीक है? अब बात करते हैं अबाउट क्या बोलते हैं लॉट्स। अभी लॉट्स क्या होते हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं लॉट्स के बारे में कि लॉट्स क्या होते हैं और लॉट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कि लॉट्स क्या होते हैं, तो लॉट्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने इंडियन मार्केट में देखा होगा कि आपने एक लॉट निफ्टी का बाई कर लिया या एक लॉट बैंक निफ्टी का बाई कर लिया, ऐसा। सो इट्स द सेम वे इन फॉरेक्स की लॉट्स मतलब क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है, ठीक है? तो इंडियन मार्केट में जैसे तो फिक्स्ड लॉट होते हैं, या तो एक या तो दो या तो तीन, मतलब होल नंबर के टर्म्स में होते हैं। लेकिन लेकिन अगर आप फॉरेक्स में आते हो तो फॉरेक्स में यू कैन ट्रेड्स विद 0.01 लॉट मिनिमम। 0.01 लॉट से आप इनफाइनाइट जितने लॉट लेने उतने ले सकते हो, ठीक है? जैसे कि 0.01 लॉट ले लिया, या 0.02 लॉट ले लिया, या फिर 0.05 लॉट ले लिया, या 0.07 लॉट ले लिया, या 0.7 लॉट ले लिया, या फिर 0.1 लॉट ले लिया, या फिर 1.23 लॉट ले लिया। तो आप ये सब लॉट्स ले सकते हो इन फॉरेक्स अकॉर्डिंग टू योर स्टॉप लॉस, अकॉर्डिंग टू योर स्टॉप लॉस पीप्स, ऐसे इन सब के चक्कर में, ठीक है? तो अब ये सब मतलब आपको लॉट्स तो बेसिकली क्लियर हो गए। अब बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि कितने लॉट्स लेने चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए? तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, ठीक है? वो सब में एप्लीकेबल है, गोल्ड में, यूरो में, यूएसडी जेपीवाई में, मतलब यूएसडी पेयर्स में भी एप्लीकेबल है, जेपीवाई पेयर में भी एप्लीकेबल है और गोल्ड में भी एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है वो? कि आप 0.1 लॉट लोगे ना, तो जितने पिप्स का एसएल बनेगा ना, उतने पिप्स का स्टॉप लॉस बनेगा।
जैसे कि अगर मैंने गोल्ड में 0.1 लॉट से बाई या सेल किया, ठीक है? और मेरा स्टॉप लॉस 100 पिप का है, 100 पिप्स का है, तो मेरा जो एसएल है ना वो भी 100 पिप का बनेगा, $100 का बनेगा। हमेशा फॉरेक्स और क्रिप्टो डॉलर्स के टर्म में होते हैं, ठीक है? तो हम डॉलर $100 का बनेगा। अब आप 0.1 के हिसाब से आप कंटिन्यू करो, और मतलब अगर अभी मुझे समझो कि $50 का ही एसएल चाहिए, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूँगा कि अगर 0.1 डिवाइड बाय 2 करूँ, जो कि होगा 0.05, ठीक है? तो 0.05 में मुझे $50 का एसएल मिल जाएगा, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 2 50 होगा ना, ऐसे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है कि आपको पता होना चाहिए कि कब कितने लॉट लेने हैं, ठीक है? अगर आपको लॉट कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है ना, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी कि इतने लॉट मुझे लेने हैं, कब लेने हैं, ऐसे, ठीक है? सो आप ये मैथमेटिक्स सीख लो कि 0.1 में जितने पिप्स का एसएल बनेगा ना, उतने पिप्स का लॉट होगा, मतलब उतना डॉलर का लॉस होगा, उतने डॉलर का लॉस होगा, ठीक है? या प्रॉफिट होगा। सपोज़ मेरा 0.1 लॉट में 100 पिप्स का एसएल है, तो $100 का लॉस होगा। 50 पिप्स का एसएल है, तो $50 का लॉस होगा। 30 पिप्स का एसएल है, तो $30 का लॉस होगा, समझे? और अगर 100 पिप का टारगेट है, तो $100 प्रॉफिट होगा, ऐसे। तो अब समझो लॉट्स, पिप्स और लॉस, ठीक है? अब 0.1 में अगर मैंने 180 पिप्स लॉस किया, तो लॉस $180 का होगा, और सेम 0.01 में मैंने 180 पिप्स का लॉस किया, तो इसको मैंने डिवाइड बाय 10 किया, तो लॉस भी डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो $18 का लॉस हो जाएगा। तो आप पहले ये दोनों चीज़ें लिख के र माइंड में लिख के रख लो कि मतलब 0.01 में $18 का लॉस, 0.1 में $180 का लॉस। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है? अब सपोज़ करो अब सपोज़ करो कि मुझे इधर से सेलिंग प्लान करनी है, ठीक है? इधर से सेलिंग प्लान करनी है। तो मेरा जो इधर से सेलिंग प्लान करूँगा, तो मेरा स्टॉप लॉस इधर रहेगा। पर ये केस 1 हो गया कि मुझे इधर से सेलिंग प्लान करनी है, केस 1। और केस 2 हो गया कि मुझे इधर से सेलिंग प्लान करनी है, क्योंकि मेरी इधर से मिस हो गई है। तो भी मेरा स्टॉप लॉस तो यही रहेगा ना। तो केस 2 में जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, वो होगा 270.9, मतलब 280, मतलब 280 पिप का स्टॉप लॉस होगा। डन है। और केस 1 में कितने पिप का होगा देखते हैं। और जो केस 1 है, उसमें मेरा कितने पिप का सेल होगा, ये रहा इतना, 180.5, मतलब 185, मतलब इसको राउंड ऑफ करके 180 पिप समझते हैं, ठीक है? तो इसमें 180 पिप का स्टॉप लॉस होगा, डन है। अब समझो मेरी बात। हाँ, तो मैंने पहले केस 1 बना लिया। केस 1, 0.1 लॉट, 180 पिप, $180 लॉस, और 0.01 में 180 पिप, $18 लॉस, ठीक है? अब मेरा जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, वो मेरा है $100 ही है। तो अभी मैं 0.1 लॉट पर लेने से रहा, क्योंकि $180 का लॉस होगा। तो मैं मैथमेटिक्स यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? अगर 0.1 को 2 से डिवाइड किया, तो 0.05 आएगा, और 180 को 2 से 90, तो $90 का एसएल ले ल, और अगर 0.01 को करेंगे, तो $18 आएगा। तो 90 प्लस 18 कितना होगा? 108 होगा। तो मैं बोलूँगा चलो 108 का मैं ले सकता हूँ। तो मेरे को लॉट कितने लेने हैं? इन दोनों को ऐड करके 0.06 का लॉट लेना है। मतलब ये पूरा मैथमेटिक्स है कि आपको कितना लॉट्स लेना है, क्योंकि आपका जो एसएल है वो ऑलवेज़ चेंज होगा। ऐसा थोड़ी ना आपको हर बार ऐसा सेटअप मिलेगा कि 20 पिप का ही एसएल मिले, या फिर 40 पिप का ऐसे ही एसएल ही मिले, या फिर 50 पिप का एसएल ही मिले। आपके जो पिप्स होंगे वो ऑलवेज़ चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सेटअप। इसीलिए आपको फास्ट-फास्ट कैलकुलेशन करना, अ, मतलब आपको सीखना पड़ेगा कि आप फास्ट कैसे कैलकुलेट कर पाओ, जिससे आप मतलब फटाफट एग्ज़ीक्यूट कर पाओ। अभी सपोज़ करो मुझे इधर से एंट्री लेनी थी, ठीक है? अब मेरे को लॉट्स कैलकुलेट करते-करते टाइम होगा कि मार्केट इधर पहुँच गया, तो मेरे को कितना रिग्रेट होगा, यार मेरे को मेरा ट्रेड अच्छा था, लेकिन मेरे को लॉट कैलकुलेट करना नहीं आया, उस उतने में मार्केट इधर आ गया, है ना? तो आप ये लॉट कैलकुलेट करना सीख लो। अभी देखो, अभी मैं अगर केस 1 में अगर इधर एंट्री करूँगा, तो 0.06 से करूँगा, लेकिन अगर केस 2 देखो, तो केस 2 में 280 का बन रहा है, मतलब 0.1 लॉट में 280 का लॉस होगा, डॉलर का। तो मैं 0.05 करूँगा, तो भी $140 का लॉस होगा, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे और क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, अगर और जब 0.01 लॉट माइनस करूँगा, तो $28 कम हो जाएँगे। $28 कम होंगे, मतलब कितने हो जाएँगे? लॉट 0.04 हो जाएगा, और ये हो जाएँगे $112। अब मैं बोलूँगा ये भी थोड़ा ज़्यादा है, अगर ये एप्लीकेबल है तो हम 0.04 लेंगे, पर मैं बोलूँगा ये भी थोड़ा ज़्यादा है, और कम करना पड़ेगा। तो मैं एक और माइनस 0.01 करूँगा, $28 कम करूँगा, तो उससे कितना होगा? 12 गया, और कितना बचा? 16, तो 84। तो मैं बोलूँगा चलो हाँ, $84 है, तो मैं ले सकता हूँ, तो मैं फिर ये 0.03 लॉट लूँगा, तो मुझे $84 का लॉस होगा, और अगर 0.04 लूँगा, तो मुझे $112 का लॉस होगा। ऐसे लॉट्स कैलकुलेट करते हैं। तो आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कितने लॉट्स लें 5K के अकाउंट में, 10K के अकाउंट में कितने लॉट्स लें, 20K के अकाउंट में कितने लॉट। तो लॉट्स हम थोड़ी फिक्स कर सकते हैं, लॉट्स तो आप फिक्स करो। आप ऑलवेज़ अपने डॉलर फिक्स करो कि मुझे
5K के अकाउंट में 1% रिस्क लेना है, मतलब $50 का रिस्क लेना है। तो आपका जो $50 है वो फिक्स हो गए। जैसे ये कंडीशन में मेरा $100 फिक्स था, तो वैसे ही 50 फिक्स कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू द पिप्स आप आपके लॉट वेरी करोगे। ओके, कभी भी फिक्स लॉट नहीं होते और फिक्स पिप नहीं होते। हमेशा आपका जो रिस्क होता है वो फिक्स हो सकता है, लेकिन कभी भी आपके पिप्स और लॉट्स फिक्स नहीं होते। डन है इतना? हाँ, तो अब आपने लॉट्स के बारे में भी समझ लिया और पिप्स के बारे में भी समझ लिया। गुड है। अभी हाँ, अभी हम बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो में हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ, बिटकॉइन का ही दिखा देता हूँ आपको मैं। बेसिकली बिटकॉइन में कैसे करेंगे हम। हाँ, बीटीसी यूएसडी। हाँ, तो अभी चलो क्रिप्टो में समझते हैं, ठीक है? अभी सबसे पहले क्रिप्टो में पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम अगर इसको ऊपर से ऐसे नीचे करेंगे, तो ये जो नंबर आएगा ना उसी को पिप्स बोलते हैं, ठीक है? ये देखो, सबसे पहले तो दोनों साइड सेम नंबर आ रहा है, ये नंबर भी सेम है और ये नंबर भी सेम है, ठीक है? तब जो भी ये कैलकुलेट करोगे ना उस मतलब सेम आएगा, पूरा सेम होगा, दोनों साइड सेम होगा, तो उसी को पिप्स बोलते हैं, ठीक है? डन है इतना? और दूसरी बात, ये ऑलवेज, हाँ, पिप्स आप समझ गए। अब लॉट्स, अब जैसे कि मैंने बोला था ना कि फॉरेक्स में अगर 0.1 फॉर फॉरेक्स 0.1 लॉट में अगर 100 पिप का एसएल बना, तो 100 पिप का टारगेट बनेगा, है ना? $100 का टारगेट एसएल बनेगा। पर हमेशा क्रिप्टो में 1 लॉट के हिसाब से होता था। अगर 1 लॉट में ये 1656 का एसएल बना, तो आपका जो डॉलर में लॉस होगा वो भी 1656 होगा। इसमें 1 लॉट होता है, 1 लॉट। उसमें 0.1 से कैलकुलेट करेंगे, इसमें 1 से करेंगे, ठीक है? अब इसमें समझते हैं, अगर मुझे बिटकॉइन में ट्रेड लेनी है, हाँ, मुझे इधर से लॉन्ग लेना था, मतलब मेरे को इधर से बाइंग की ट्रेड लेनी थी, ठीक है? तो मेरा स्टॉप लॉस मैंने रखा ये वाला, ये लो पॉइंट। तो ये कितने पिप्स हो गए? सबसे पहले पिप्स कैलकुलेट करेंगे ना। तो आपने देखा कि ये जो पिप्स है वो है 1656। मतलब मैंने देखा कि 1 लॉट में अगर मैं लूँ अगर ट्रेड, तो मेरे को लॉस होगा 1656 का। तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे को तो $100 का ही रिस्क करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसको मैं पहले 0.01 कर दूँगा, मतलब इसको 100 से डिवाइड किया, तो ये $16 का लॉस हो गया, $16.5 का लॉस हो गया, है ना? अभी मैं इसको अगर अभी अब अभी सिंपली मैथमेटिक्स है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो लगभग 80 जितना हो रहा है ना? तो मैं इसमें 16 और ऐड कर सकता हूँ, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं 0.06 लॉट लूँगा और इसको मल्टीप्लाई करके ये लगभग $100 के आस-पास आ जाएगा लॉस। तो इसमें मैं लॉट्स कितने लूँगा? 0.06 लॉट्स लूँगा, समझे आप? बस एक ही डिफरेंस है क्रिप्टो और फॉरेक्स में, कि फॉरेक्स में हम 0.1 से जितने पिप्स होते हैं उतने का एसएल बनता है, पर क्रिप्टो में 1 लॉट से जितने पिप्स का एसएल होगा उतने पिप्स का लॉस होगा, उतने डॉलर का लॉस होगा, समझे आप? फिर से बोलता हूँ मैं, फॉरेक्स में 0.1 लॉट से जितने पिप का एसएल है उतने डॉलर का लॉस होगा, और क्रिप्टो में जितने पिप का एसएल है उतने डॉलर का लॉस कब होगा? जब 1 लॉट होगा, समझे आप लोग? तो यही था ऑल अबाउट पिप्स, लॉट्स एंड लेवरेज। अब नेक्स्ट लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो अगर आप बिगिनर हो और अगर आपको आपकी साइकोलॉजी समझनी है या आपको कुछ भी समझना है ना साइकोलॉजी रिलेटेड, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और वो लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद अपनी ये जो सीरीज़ है वो एंड हो जाएगी, और उसके बाद आप मेरे ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियोज़ देखना, उससे उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दैट वाज़ इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।